2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में, और आज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। और हमारी देखिए हिंदी व्याकरण में संधि की क्लास भी कंप्लीट हो गई है और उसमें नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम कल से, और परसों से इसमें भी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हम ऋग्वेदिक काल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम देखिए अर्थव्यवस्था से स्टार्ट करते हैं इसे, और इसमें थोड़ा भाग और बचा है वो भी आज ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था के संबंध में क्या जानना आवश्यक है ये जान लेते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था के संबंध में 2-3 बातें याद रखनी है हमें। देखिए कृषि कैसी थी, कृषि उन्नत थी या पिछड़ी हुई थी, कैसी थी कृषि। दूसरी बात, पशुपालन कैसा था, वाणिज्य और व्यापार कैसा था, वाणिज्य और व्यापार। ठीक है, और आयात निर्यात कैसा था, किन किन वस्तुओं का आयात होता था और किन का निर्यात होता था। ठीक है, ये 4 बातें याद रखनी है। और ये बातें केवल सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के संबंध में नहीं, बल्कि आने वाले समय में चाहे गुप्त काल हो, मौर्य काल हो, या आधुनिक भारत भी पढ़ेंगे हम, उस समय भी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो 3-4 बातें याद रख लेनी है कि कृषि की स्थिति कैसी थी, पशुपालन कैसा था, किन किन वस्तुओं का आयात और निर्यात होता था, वाणिज्य व्यापार कैसा था। ये सब बातें याद रख लेनी है हमें अर्थव्यवस्था के संबंध में, जिससे क्या है सरल हो जाता है और हमें याद करने में कठिनाई नहीं होती। ठीक है, तो ये देखिए लिखा हुआ है सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। देखिए कृषि अर्थव्यवस्था का आधार था, किंतु पशुपालन और व्यापार भी प्रचलन में थे। ये सहायक व्यवसाय के रूप में थे, पशुपालन व्यापार। इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, चावल, कपास और सब्जियों का उत्पादन करते थे। देखिए ये फसलें थी, गेहूं, जौ, चावल, कपास और सब्जियां, इनका उत्पादन करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। सर्वप्रथम कपास के उत्पादन का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही प्राप्त है। यूनानियों ने इसे सिडोन नाम दिया है। देखिए ये फैक्ट पूछा जा सकता है कि कपास को सिडोन नाम किसने दिया है, तो ये बता देना आपको यूनानी। ठीक है, और सर्वप्रथम कपास के उत्पादन का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही है। हड़प्पाई लोग संभवतः लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग किया जाता था। क्योंकि देखिए इस समय ये लकड़ी, पत्थर के हंसियों का प्रयोग करते थे और लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, क्योंकि आने वाले समय में जब हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पढ़ेंगे तब जाके लोहे की खोज होगी, और तब जो हल का प्रयोग होगा तब लोहे के हलों का प्रयोग होगा, और पत्थर के हंसियों की जगह लोहे के हंसिए आ जाएंगे और कुल्हाड़ी आ जाएगी, जिससे वनों को काटने में भी आसानी होगी और महाजनपद कालों का उदय तेजी से होगा और उनका प्रसार होगा। ठीक है, तो ये आगे होगी लोहे की खोज, और यहाँ तक लोहे की खोज नहीं हो पाई है, इसलिए ये पत्थर की हंसियों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, पशुपालन कृषि का सहायक व्यवसाय था। लोग गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊँट, भेड़, बकरी, सूअर और कुत्ते को पालतू बनाते थे। वाणिज्य व्यापार बैलगाड़ी और नावों से संपन्न होता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल सिंधु सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक नगर थे। वाणिज्य व्यापार देखिए बैलगाड़ी और नावों से संपन्न होता था। नदियों से जब वाणिज्य व्यापार होता था वह नावों का प्रयोग होता था, और बैलगाड़ी से भी आंतरिक जो व्यापार होता था वो बैलगाड़ी से होता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल सिंधु सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक नगर थे, क्योंकि यहाँ व्यापार अधिक प्रचलन में था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का व्यापार सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, अपितु मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशियाई देशों से भी होता था। ये सिंधु सभ्यता का व्यापार देखिए अधिक फैला हुआ था। जो उन्नत सभ्यताएं भी मानी जाती थी समकालीन समय में, मिस्र है, मेसोपोटामिया, इन सभ्यताओं तक भी व्यापार होता था। और जो मध्य एशियाई देश हैं वर्तमान में देखिए जान लेते हैं मध्य एशियाई देशों में कौन कौन सम्मिलित है। वर्तमान के देखिए जो स्थान लगा हुआ है पीछे, जैसे किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये सब पीछे स्थान लगा हुआ है, ये सब मध्य एशियाई देश है। तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, ये सब जान लेना। ठीक, ये सब मध्य एशियाई देश थे। सेनावासियों का व्यापारिक संबंध ईरान, अफगानिस्तान, ओमान, सीरिया, बहरीन आदि देशों से भी था। व्यापार मुख्यतः कीमती पत्थरों, धातुओं, सीपियों आदि तक सीमित था। देखिए कीमती पत्थरों, धातुओं, सीपियों आदि का व्यापार अधिक होता था।
ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे, इनका व्यापार में अधिक प्रयोग होता था। देखिए लोथल है, रंगपुर है, सुतकांगेडोर है, सुतकागो है, प्रवास पाटन, ये प्रमुख बंदरगाह थे। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था हमें 3-4 बातें याद रखनी है। कृषि के संबंध में याद रखना, कृषि कैसी थी, कौन कौन सी फसलें होती थी, वाणिज्य व्यापार कैसा था, किन किन वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। ये 3-4 बातें जब भी अर्थव्यवस्था हम पढ़ेंगे किसी भी काल की, ठीक है, उस समय याद रख लेना है। हड़प्पा सभ्यता में आयात होने वाली वस्तुएं, ये देखिए ये फैक्ट के रूप में इन्हें याद रख लेना है। टिन है जो अफगानिस्तान और ईरान से आती थी, चांदी अफगानिस्तान और ईरान से आती थी, शीशा अफगानिस्तान, राजस्थान और ईरान से आता था। सेल खड़ी के बारे में दिया गया है, कहाँ से प्राप्त होती थी, गुजरात से, राजस्थान से, बलूचिस्तान से। सोना ईरान से आता था। ठीक है, ये लाजपत मणि है, ये मेसोपोटामिया से आती थी। इसे फैक्ट के रूप में याद रख लेना है आपको कि लाजपत मणि कहाँ से आती थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख। तांबे के संबंध में भी याद रख लेना है, ये बलूचिस्तान और राजस्थान के खेतड़ी से आता था। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता की कला है, कला के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए कला के बारे में उन्नत थी कला, क्योंकि देखिए हम मौर्य भी प्राप्त हुई हैं और मातृ देवी की मूर्ति है, पशुपति की मूर्ति है, सब प्राप्त हुआ है। तो ये कला भी उन्नत थी इस समय की। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में कला के प्रति स्पष्ट अभिरुचि दिखाई देती है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ उनकी मोहरें हैं। अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकांश मोहरें लगभग 500 मोहनजोदड़ो से मिली। सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहरों के निर्माण में सेल खड़ी का प्रयोग किया गया है। देखिए सेल खड़ी का प्रयोग किया गया है मोहरों के निर्माण में। अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों के साथ साथ एक सिंगी सांड, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी की आकृतियाँ खोदी गई हैं। सेंधम मोहरें बेलनाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार हैं। वर्गाकार मुद्रा सर्वाधिक प्रचलित थी। तो ये फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि सेंधम मोहरें केवल बेलनाकार प्राप्त हुई हैं या केवल आयताकार या केवल वृत्ताकार। तो ये अपन को गलत कर देना है और एक ऑप्शन में दिया गया होगा कहीं कि बेलनाकार, आयताकार, वृत्ताकार सभी प्रकार की, तो उस ऑप्शन को टिक कर देना। ठीक है, इस काल में बने मृत भांड भी कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। मृत भांड भी प्राप्त हुए हैं। मृत भांडों पर आमतौर से वृत्त या वृक्ष की आकृतियाँ भी दिखाई देती हैं। ये मृत भांड चिकने और चमकीले होते थे। देखिए चिकने हैं मृत भांड और चमकीले भी हैं। मृत भांडों पर लाल एवं काले रंग का प्रयोग किया गया है। लाल एवं काले मृत भांड वर्तमान में भी आप देखेंगे ये घड़े मिट्टी के, तो वहाँ लाल और काले रंग का प्रयोग आपको दिखाई देगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता में भारी संख्या में आग में पकी हुई लघु मूर्तियाँ मिली हैं, जिन्हें टेराकोटा फिगरिन कहते हैं। तो ये याद रख लेना, टेराकोटा फिगरिन क्या है? जो आग में पकी हुई लघु मूर्तियाँ हैं। इनका प्रयोग या तो खिलौने के रूप में या तो पूज्य प्रतिमाओं के रूप में होता था। ठीक है, या तो ये पूजी जाती थी मूर्तियाँ या खिलौने के रूप में। इस काल का शिल्प काफ़ी विकसित था। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता। कॉपर और टिन को मिला करके देखिए कांसा बनाया जाता था। ठीक है, ये देखिए सिंधु लिपि के बारे में बताया गया है। ठीक है, सिंधु लिपि हड़प्पा की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। देखिए लिपि सिंधु सभ्यता की पढ़ी नहीं जा सकी है अभी तक। सिंधु सभ्यता में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक आकार हैं, जो सेल खड़ी से बनी आयताकार मोहरों तो तांबे की गुड़काओं पर मिलते हैं। ये जो बताया गया हड़प्पा की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन जो यहाँ से आयताकार मोहर है तांबे की गुड़काओं पर इसमें जो चिन्ह मिले हैं उसके बारे में बताया गया। और लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक है, मतलब ये चित्र रूप में बनाए गए, चित्र बना दिए, पशु पक्षियों को चित्र बना दिए, उनके भाव दिखा दिए, ऐसे भाव करके किस मुद्रा में है ये सब दिखा दिया जाता है, भावनात्मक चित्र। ठीक है, चित्रों पर भाव भी दिखाए गए। उनकी लिखावट क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर की जाती थी। देखिए दाईं ओर से बाईं ओर लिखावट होती थी। वर्तमान में जो लिखावट होती है ये देखिए बाएं से दाएं होती है ऐसे, जबकि ये लिखावट ऐसे होती थी दाएं से। ठीक है, बिहार के कुछ विद्वान और पाठक एवं इनके वर्मा ने सिंधु सभ्यता की लिपियों का संथालों की लिपि से संबंध स्थापित किया है। उन्होंने संथाल आदिवासियों से अलग अलग ध्वन्यात्मक संकेतों वाली 2 से 16 मोहरें प्राप्त की, जिनके संकेत चिन्ह सिंधु घाटी में मिली मोहरों से काफ़ी मेल खाते हैं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कुछ विद्वानों के मत है कि संथालों से मिलती है। सिंधु सभ्यता की लिपि मूल रूप से भारतीय है। इसका पश्चिम एशिया आदि की सभ्यताओं की लिपियों से कुछ संबंध है। देखिए पश्चिम के विद्वान हैं
जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की, तो ये अनुमान लगाते हैं कि सिंधु सभ्यता की लिपि यहाँ से गई है। लेकिन जो भारतीय विद्वान हैं उन्होंने अलग माना है कि पश्चिम की एशिया आदि की सभ्यताओं से इसका कोई संबंध नहीं, लिपि मूलतः भारतीय ही है, पूर्णतः भारतीय ही लिपि है और इसमें पश्चिम का कोई हस्तक्षेप नहीं। ठीक है, ये स्मृति तथ्य हैं कुछ, जैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ है कि अर्थ दिए गए हैं, याद रख लेना है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला है, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा याद रख लेना। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ हैं। सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल था। बनवाली से अच्छी किस्म के जौ, सरसों, तिल मिले हैं। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा और बनावली में दो सांस्कृतिक धारा प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति के दर्शन होते हैं। ठीक है जी, याद रख लेना है। हड़प्पा काल में व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था, वास्तु विनिमय। ठीक है, बार्टर सिस्टम था, क्योंकि वस्तुओं के माध्यम से व्यापार होता था, मुद्रा का प्रचलन नहीं था अधिक, तो व्यापार यहाँ वास्तु विनिमय के माध्यम से होता था। ठीक है, मतलब एक दूसरे को वस्तुएं दे के व्यापार करते थे। कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों से बने थे। देखिए वैसे पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों से बने थे। ये बताया गया कहाँ से क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ये देखिए, लोथल से चावल के प्रथम साक्ष्य हैं। हड़प्पा पर मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। ये देखिए सब में दिया गया है, ये पढ़ लेना। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। जनुदड़ो एकमात्र प्रवास स्थल है। देखिए, ठीक है, खास है नहीं, इसमें ऐसे थोड़े बहुत फैक्ट हैं। और जो एक चीज़ बची है वो मैं आपको करा देता हूँ यहाँ। ये देखिए, R37 कब्रिस्तान हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ये याद रख लेना है। देखिए, ठीक है, R37 कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुआ है और वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं, ये याद रख लेना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 7-8 फैक्ट हैं, याद। इसमें अब एक दो चीज़ ये रह गई है कि यहाँ पतन कैसे हुआ था सिंधु सभ्यता का। ये मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है उसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता थी, उसका पतन कैसे हो गया अचानक। तो इसके बारे में देखिए, पतन के बारे में अलग अलग मत है और एक कारण को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता इसमें। देखिए, इसमें 4-5 कारण माने जाते हैं। कुछ कहते हैं यहाँ बाढ़ आई थी, कुछ सूखा बताते हैं, कुछ विद्वान जलवायु परिवर्तन कारण बताते हैं, और कुछ विद्वान कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता थी। शिथिलता, ठीक है, शिथिलता याद रखिए। और कुछ विद्वानों का मानना है आर्यों का आक्रमण। तो ये 4-5 कारण क्या क्या बताए गए हैं? बाढ़ या सूखा, जलवायु परिवर्तन, कुछ विद्वानों ने माना है प्रशासनिक शिथिलता और आर्यों का आक्रमण। तो ये पतन का कारण केवल एक नहीं माना जा सकता। हम ये नहीं मान सकते हैं कि केवल बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, या केवल सूखे के कारण हो गया, या केवल आर्यों का आक्रमण हो गया, या प्रशासनिक शिथिलता। सभी कारण इसमें उत्तरदायी माने जा सकते हैं, लेकिन अधिकांश जो कारण माना जाता है ज़्यादातर विद्वानों